बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 22 अगस्त 2022 है, दिन है जी मंडे, पीर का 180वां रोज़ था आज। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का 6 महीने मुकम्मल होने वाले हैं 24 अगस्त को, यानी कि परसों इस जंग को, इस ऑपरेशन को 6 माह मुकम्मल हो जाएंगे। लग ये रहा था कि 1-2 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने का गेम है ये रशिया के लिए और रशिया अपना ऑपरेशन ख़त्म कर देगा, लेकिन आज भी 6 महीने तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं। आज भी रशिया डोनेट्स्क और लुहांस्क यानी कि डॉनबास रीजन को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सका। लुहांस्क को रशिया की जानिब से कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन डोनेट्स्क अभी भी बाकी रहता है। दीगर कुछ इलाके भी रशिया ने कंट्रोल किए हैं, जिन्हें वापस लेने के लिए यूक्रेन की कोशिशें भी जारी हैं। खैर, ये जो ऑपरेशन की डिटेल्स हैं, ये 24 अगस्त को आपके साथ ये डिटेल्स जो हैं वो तफसील के साथ शेयर करूंगा कि 6 माह के अंदर रशिया ने क्या खोया, क्या पाया और आगे ये ऑपरेशन कहां तक जाने की उम्मीद है अगर 24 अगस्त को कोई सरप्राइज़ ना मिला यूक्रेन को, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स यूक्रेन तक पहुंच चुकी हैं कि 24 अगस्त को 6 माह मुकम्मल होने पर रशिया बड़ा सरप्राइज़ तैयार किए रखा है रशिया ने, और वो 24 अगस्त को यूक्रेन को मिल जाएगा। क्या सरप्राइज़ है, क्यों रशिया सरप्राइज़ 24 अगस्त को ही यूक्रेन को देने वाला है, और उसकी वजूहात आपके सामने रखूँगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूँ कि गुज़िश्ता वीडियो में हमारी बात हुई डारिया डुगीना, जो अलेक्जेंडर डुगिन की बेटी थी, जिनका मॉस्को में एक कार बम हमले के अंदर उनकी हलाकत हो गई थी। तो रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने बता दिए वो किरदार जो इस हमले में, इस कार्रवाई में मुलव्वस थे। गुज़िश्ता वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ। अगर आप में से कुछ व्यूवर्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा कि मॉस्को के अंदर, रशिया के दारुल हुकूमत के अंदर कार बम हमले में एक प्रो रशियन जर्नलिस्ट खातून, 30 साल उनकी उम्र थी, अलेक्जेंडर डुगिन, एक रशियन नेशनलिस्ट की वो बेटी थी, और उनकी मौत हो गई इस कार बम हमले में। तो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया कि इस हमले के पीछे यूक्रेन था। क्लियर कट उन्होंने कहा कि 2 ख़वातीन थी, एक काफ़ी उम्र रसीदा खातून थी, एक उसकी बेटी थी जो इस हमले में, इस कार्रवाई में मुलव्वस थी। वो जुलाई में मॉस्को आई थी इसी साजिश के तहत कि उन्होंने अलेक्जेंडर डुगिन का कत्ल करना है, उनकी गाड़ी में बम नस्ब करना है, और उन्हीं की गाड़ी में इन दोनों ख़वातीन ने सक्सेसफुली बम नस्ब किया। अब वो लकीली अलेक्जेंडर डुगिन इस हमले में महफूज रहे, क्योंकि उनकी बेटी डारिया डुगीना वो सवार हो गई थी इनकी लैंड क्रूज़र में, जिनकी हलाकत हो गई। अब रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि दोनों ख़वातीन मॉस्को से बम फिट करने के बाद, कार्रवाई अपनी मुकम्मल करने के बाद रवाना हो गई। कहाँ पर? यूक्रेन नहीं बल्कि इस्टोनिया, बाल्टिक स्टेट इस्टोनिया, ये दोनों ख़वातीन रवाना हो चुकी हैं, और रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी श्योर है कि ये हमला ये यूक्रेन की जानिब से प्लान किया गया था, और यूक्रेन इस तरह की मज़ीद तख़रीबकारियाँ आने वाले दिनों में भी कर सकता है। चलें, ये तो वाज़े हो गया। रशिया की इंटेलिजेंस ने भी बता दिया, गुज़िश्ता रोज़ डोनेट्स्क रिपब्लिक के ऑफिशियल्स ने कहा था कि यूक्रेन इस कार्रवाई में मुलव्वस है, और इस तरह की कुछ कार्रवाइयाँ जो इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका है, जैसे खरसोन का इलाका है या लुहांस्क का इलाका है या दीगर जो इलाके हैं जो रशिया कंट्रोल कर चुका है, वहाँ पर भी इस तरह के हमले कंडक्ट किए गए यूक्रेन की जानिब से उन मेयर्स के ऊपर जो रशिया ने नए मेयर तैनात किए हैं इन नए कंट्रोल किए गए इलाकों में, उन पर इसी तरह के हमले कंडक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हमले नाकाम हो गए, वो बम नहीं फट सके जो उनकी गाड़ियों में नस्ब किए गए थे। तो डोनेट्स्क रिपब्लिक के जो ऑफिशियल्स हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे गुज़िश्ता रोज़ कि इसी तरह के, इसी तर्ज के हमले यहाँ भी यूक्रेन करने की कोशिश कर रहा है। मॉस्को में भी यूक्रेन की जानिब से किया गया, और रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बता दिया। चलें, बता दिया, इसके बाद क्या कोई सख्त रद्द-ए-अमल रशिया की जानिब से एक्सपेक्ट किया जा रहा है? क्या क्रेमलिन ने कोई सख्त स्टेटमेंट जारी की है? नहीं, अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो क्रेमलिन बिल्कुल खामोश है। लेकिन क्या ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश ख़ैमा है? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रात अपने वीडियो मैसेज के अंदर, डेली बेसिस पर वो वीडियो ख़िताब करते हैं अपनी कौम से, तो उन्होंने गुज़िश्ता रात बहुत इंपॉर्टेंट ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि रशिया बहुत बड़ा प्लान कर रहा है यूक्रेन पर हमला करने का, और ये बहुत बड़ा हमला होगा। 2 प्लानिंग्स की जा रही हैं रशिया की जानिब से। एक तो
यूक्रेन के दारुल हुकूमत और यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर कीव और खार्कीव पर रूस की जानिब से हमला किया जाएगा। दूसरा, अज़ोव बटालियन मैं आपको काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, आप में से बहुत सारे व्यूवर्स को मालूम होगा। अज़ोव बटालियन बहुत स्पेशल किस्म की बटालियन है यूक्रेन की, जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर मौजूद रही थी 2-3 हफ्ते। इन्होंने रेजिस्ट किया था मॉस्को की फोर्सेस के सामने, फिर इन्होंने हथियार डाल दिए थे। तो अज़ोव बटालियन का ट्रायल स्टार्ट किया जाएगा और वो ट्रायल जो है वो पब्लिक किया जाएगा। शो ट्रायल जो है वो रशिया की जानिब से कंडक्ट किया जाएगा अज़ोव बटालियन का। अज़ोव बटालियन की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं यूक्रेनी ने, बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं कि ये हमारे डिफेंडर्स हैं, तो इनकी इस तरह से तौहीन नहीं की जा सकती। इनका ट्रायल लाइव दिखाकर और इनकी जो भी कंडीशन है, जो भी इन्हें सज़ाएं मिलेंगी, वो लाइव दिखाकर इनकी तौहीन नहीं की जा सकती। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि एक तो शो ट्रायल रशिया की जानिब से किया जाएगा 24 अगस्त को, 6 माह मुकम्मल होने पर 24 अगस्त को, और दूसरा रशिया कीव और खार्कीव पर बड़े हमले करेगा 24 अगस्त को। 24 अगस्त को एक तो 6 माह मुकम्मल हो रहे हैं इस ऑपरेशन को, इस जंग को। और दूसरी ख़ास क्या बात है? दूसरी ख़ास बात यह है कि 24 अगस्त यूक्रेन का यौम आज़ादी है, इंडिपेंडेंस डे है यूक्रेन का 24 अगस्त को, जो कि ज़ाहिर है दारुल हुकूमत में सेलिब्रेट किया जाएगा। और जंग के दिनों में कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हैं यूक्रेनी, तो फिर इस दफ़ा जो है इंडिपेंडेंस डे को कुछ मज़ीद अच्छे अंदाज से सेलिब्रेट करने की, कौमियत परस्ती के जज्बे के तहत सेलिब्रेट करने की प्लानिंग की जा रही थी कीव की जानिब से। लेकिन फिर ये खुफिया रिपोर्ट कीव को मौसूल हो गई कि ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्कीव पर हमलों का खदशा है 24 अगस्त यौम आज़ादी के दिन। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कॉल की इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के सदर को, रजब तय्यिप एर्दोगान, तुर्की के सदर को, यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस को, और ये कहा कि देखें रशिया हमारा यौम आज़ादी ख़राब करने वाला है, हमें खुफिया रिपोर्ट मिली है, तो आप व्लादिमीर पुतिन को रोकें। ये गलत बात है कि आप हमारा यौम आज़ादी ख़राब नहीं कर सकते, और इस तरह की 2 कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अज़ोव बटालियन उसे भी रोकें कि जो शो ट्रायल किया जाएगा रशिया की जानिब से, वो हरगिज़ हमें काबिल कबूल नहीं होगा, हमारे जज्बात मजरूह होंगे, इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ होंगी वगैरह वगैरह। और फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जो कीव और खार्कीव पर हमले हैं ये किए गए और अज़ोव बटालियन का शो ट्रायल किया गया तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इवन के बातचीत के लिए कीव, यूक्रेन कभी भी राज़ी नहीं होगा और फिर हर तरफ जो है वो तबाही होगी, क्योंकि बातचीत का भी आखिरी जो मौका है वो रूस गंवा देगा अगर ये 2 हरकतें रूस की जानिब से की गई। इमैनुअल मैक्रोन ने और रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि ठीक है, हम व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे, रूस के सदर से, और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। इमैनुअल मैक्रोन और तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान, आपको मालूम है कि वो बात करते रहते हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से, और वो हर महीने के अंदर 1-2 मरतबा रूस के सदर से बात करते हैं। तो फिर अब वो इमीडिएटली, अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस तरह की कोई कॉल रिपोर्ट नहीं हुई कि इमैनुअल मैक्रोन या रजब तय्यिप एर्दोगान ने व्लादिमीर पुतिन को कॉल की हो। लेकिन क्योंकि परसों यौम आज़ादी है यूक्रेन का, तो उससे कबल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन सरबराहान को कहा कि व्लादिमीर पुतिन को समझाएं, अब आप रूस के दारुल हुकूमत में घुस कर हमला करेंगे। यूक्रेन ने डिनाई किया कि हम नहीं है, हमने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करनी, ये हमला, ये तखरीबकारी हमारी जानिब से नहीं की गई। बहरहाल क्रेमलिन के मुताबिक अगर आप रूस के दारुल हुकूमत में घुसकर कार्रवाई करेंगे, अगर आप क्रीमिया में घुसकर इस तरह की तखरीबकारियाँ करेंगे और कहेंगे कि न्यू वॉर टैक्टिक्स हैं जो रशिया को समझ नहीं आएंगे, तो फिर रशिया की जानिब से रद्द अमल के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। और यूक्रेन ने तैयारी कर ली है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उसी वीडियो मैसेज के दौरान अनाउंस किया, अपनी कौम को बताया बड़ी अफसरदगी के साथ कि 23 और 24 अगस्त को हमें कीव और खार्कीव में कर्फ्यू नाफिज करना पड़ेगा, और मजबूरी है क्योंकि रशिया के हमलों की एक पक्की रिपोर्ट हमें मौसूल हुई है, तो हम जश्न आज़ादी को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकेंगे, सड़कों पर नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि रूस की जानिब से बड़े हमलों का खदशा है यूक्रेन के अंदर आने वाले 2 रोज़ 23 और 24 अगस्त को। गुज़िश्ता 2 रोज़ की अगर मैं आपको मनाजिर दिखाऊँ, या आपको नज़र आ रहे होंगे, ये यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के मनाजिर हैं। ये कीव की एक शहरा है जहाँ पर एक नुमाइश मुनक्किद की गई, और उस नुमाइश के अंदर रूसी टैंक्स, जिन्हें यूक्रेन कहता है कि रूस के टैंक्स का कब्रिस्तान है यूक्रेन, तो वो रूसी टैंक्स
وہ جلے ہوئے وہ تباہ ہوئے ٹینکس یہاں پر رکھے گئے، نمائش منعقد کی گئی اور فیملیز، بچے، خواتین یہاں پر اکٹھا ہوئے یوکرین کے دارالحکومت کیو میں، اور یہاں پر انہوں نے ان ٹینکس پر سوار ہو کر ان کے سامنے کھڑے ہو کر تصاویر بنوائیں، اور سوشل میڈیا پر وہ تصاویر بہت زیادہ ٹرولنگ کی جا رہی ہے رشیا کی کہ دیکھو یہ رشیا کے ٹینکس ہیں، یہ دوسری بڑی پاور ہے دنیا کی جس کے ٹینکس کا قبرستان یوکرین بن چکا ہے۔ یوکرین کی جانب سے ایک اور کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی تھی کرائمیا کے اندر، اور وہ اگر سکسیسفل ہو جاتی تو وہ اب تک کی سب سے بڑی کارروائی ہوتی جو یوکرین کی جانب سے پلان کی گئی تھی۔ ایک ڈرون اڑتا ہوا آیا بلیک سی فلیٹ کے ہیڈ کوارٹرز جو کہ کرائمیا کے اندر ہے، بلیک سی فلیٹ کا ہیڈ کوارٹرز، اور وہاں پر روس نے دعویٰ کیا کہ ہم نے وہ ڈرون مار گرایا۔ اگر وہ سکسیسفلی اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر دیتا تو اب تک کی سب سے بڑی کارروائی ہوتی یوکرین کی، جسے رشیا نے ناکام بنا دیا۔ رشیا کا آپریشن دونوں اطراف جاری ہے۔ ایک رپورٹ سامنے آئی کہ ٹھیک ہے، امریکہ، برطانیہ، نیٹو ممالک یوکرین کو اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ اسلحہ مکمل پہنچ نہیں رہا، کچھ بلیک ویب کے ذریعے، ڈارک ویب کے ذریعے ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اسمگل ہو جاتا ہے، لیکن یوکرین کو جو اسلحہ مل رہا ہے وہ اسے بہت اچھی طریقے سے استعمال بھی کر رہا ہے، روس کے ٹارگٹس پر حملے بھی کر رہا ہے، روس کے اسلحے گولے بارود کو نشانہ بھی بنا رہا ہے، لیکن اس سے جنگ پر یا روس کے آپریشن کے پیس پر، اس کی رفتار پر کوئی فرق، کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ یہاں پر مجھے وہ بات یاد آ گئی جو چائنا کے فورن منسٹر نے کی تھی کہ تائیوان اگر ہمارے اوپر حملے بھی کر دے، ہمارے سے لڑ بھی لے، تو ایک درخت کو پرندے کے بیٹھنے سے یا چونچ مارنے سے درخت کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو بات وہی ہے کہ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ یوکرین چاہے اچھا یوز کر رہا ہے وہ ویپن، لیکن اس جنگ پر روس پر جو کہ ایک جائنٹ ہے اور روس کے آپریشن کے پیس پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یوکرین کے ان حملوں اور امریکہ، برطانیہ، نیٹو ممالک کی اس مدد امداد کے بعد بھی روس کے آپریشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ صدرن یوکرین، ایسٹرن یوکرین، دونوں جانب روس کا آپریشن اسی رفتار سے جاری ہے، بلکہ اب رفتار تھوڑی سی تیز ہوئی ہے۔ مکولائیو کے اندر، جو اوڈیسا کے ساتھ جو شہر ہے مکولائیو، وہاں پر 12 حملے روس کی جانب سے کنڈکٹ کیے گئے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران۔ صدرن یوکرین کے ڈیفرنٹ شہروں کے اندر روس کی، ماسکو کی فورسز کی پیش قدمی اسی انداز سے جاری ہے، اور روس کے نمائندے نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا کہ بات چیت کے لیے ہم بالکل بھی تیار نہیں ہیں، اور بات چیت کی کوئی آفر اس وقت قبول نہیں کرے گا رشیا کا آپریشن بالکل درست سمت میں جا رہا ہے۔ بات چیت کی کوشش کی گئی تھی ترکی کی جانب سے، اور ہم بھی اس وقت مثبت انداز سے بات چیت کرنا چاہتے تھے، لیکن یوکرین کے صدر کو شاید زوم تھا اس اسلحے گولے بارود کا جو کہ امریکہ، برطانیہ کی جانب سے انہیں پرووائڈ کیا جا رہا ہے، تو پھر لڑتے رہیں، رشیا لڑتا رہے گا جب تک اس کا آپریشن اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتا۔ اور رشیا کے آپریشن کی پیس کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ رشیا کے کان پر جوں بھی نہیں رینگ رہی، اور رشیا اسی رفتار کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے اپنی منزل کی جانب۔ منزل میں آپ کو بتا دوں، اوڈیسا کا شہر جو آخری شہر ہوگا جو یوکرین کو ایک لینڈ لاکڈ کنٹری بنا دے گا، وہاں سے گرین کی ایکسپورٹ کا معاملہ ابھی چل رہا ہے، 5 مزید کشتیاں آج نکل چکی ہیں، تو اوڈیسا کو کنٹرول کرنے کے بعد یا تو یہ آپریشن کا پہلا مرحلہ ختم ہو جائے گا، یوکرین ایک لینڈ لاکڈ کنٹری بن جائے گا، یا پھر ملدووا کا علاقہ، ٹرانسنسٹریا بھی رشیا کے ٹارگٹس میں سے ایک ہے جہاں تک رشیا نے جانا ہے اکارڈنگ ٹو رشین جنرل۔ خیر، یونائٹڈ نیشنز کے نمائندے نے کہہ دیا، روس کے نمائندے نے یونائٹڈ نیشنز میں کہہ دیا کہ ہمارا آپریشن چلتا رہے گا، بات چیت کی کوئی کوشش کرنے کی کوشش بھی نہ کرے، کیونکہ ہم بات چیت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں جب تک ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتے۔ دوسری جانب یورپین یونین ڈیوائیڈڈ ہے۔ یورپین یونین کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا تھا کہ ویزا پر پابندی عائد کرو روسی شہریوں کے لیے، تو بہت سارے یورپین کنٹریز نے اس مطالبے کو، اس تجویز کو مسترد کر دیا کہ نہیں، ہم رشین شہریوں کو پنش نہیں کر سکتے، ہم ولادیمیر پوٹن کو پنش کر سکتے ہیں، تو سوری زیلنسکی صاحب، یہ مطالبہ آپ کا ہم منظور نہیں کر سکتے۔ یورپین کنٹریز کو اپنے چکر آئے ہوئے ہیں کیونکہ سردیاں بہت زیادہ قریب ہیں۔ اولف شالز وہ کینیڈا کے پاس پہنچے ہوئے ہیں کہ انرجی کا کوئی آلٹرنیٹ تلاش کرتے ہیں، سردیاں بہت قریب ہیں۔ اولف شالز، میں آپ کو بتا دوں، جرمنی کے چانسلر کا گراف ڈاؤن ٹو ارتھ چلا گیا ڈیورنگ دس وار، کیونکہ جرمنی میں جس طرح سے انفلیشن اور انرجی کے کرائسس ہیں، یہ صورتحال آنے والے دنوں میں مزید خرابی کی جانب جائے گی۔ ظاہر ہے آپ پورا یورپ، آپ رشیا پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کی سردیاں رشیا پر ڈیپینڈ کرنے سے گزرتی ہیں، تو آپ رشیا کے ساتھ بگاڑ کر سردیاں کیسے گزار سکتے ہیں؟ تو اولف شالز بہرحال
कोशिशें कर रहे हैं, एक तो एनर्जी का ऑल्टरनेट ढूंढने की और अपने ग्राफ को दुरुस्त करने की, जो कि नीचे की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तुर्की ने इस मौके पर नेटो ममालिक का भी मैं आपको बता दूं, यूरोपियन कंट्रीज का तो बता दिया, नेटो ममालिक के अंदर जो फिनलैंड और स्वीडन है उनकी मेंबरशिप पर 26 के करीब जो ममालिक हैं उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन 30 के दस्तखत चाहिए, जिनमें तुर्की भी बाकी रहता है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं दस्तखत नहीं करूंगा, नेटो का मेंबर फिनलैंड और स्वीडन बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि एक भी मेरी तजवीज़, मेरे मुतालबे पर एक भी नुक्ते पर अमल दरामद दोनों में से किसी एक मुल्क की जानिब से भी नहीं किया गया। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल्स, टेररिस्ट्स की डिटेल्स मुझे प्रोवाइड नहीं की गई, कार्रवाई करना तो दूर की बात है। तो तुर्की ने क्लियर कट कह दिया, तुर्की के सदर ने, कि मैं दस्तखत नहीं करूंगा, आपको नेटो की मेंबरशिप तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप PKK जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर लेते। यानी यूरोपियन कंट्रीज अपना बिजी हैं, नेटो ममालिक के अंदर थोड़ी बहुत आपस की चपकलिश चल रही है, लेकिन अमेरिका कमिटेड है। अमेरिका के सदर जो बाइडन यूक्रेन की मदद के लिए बिल्कुल कमिटेड हैं। उन्होंने कहा एज लॉन्ग एज इट टेक्स। अमेरिका की जानिब से मज़ीद असलहे गोले बारूद का ऐलान 2 रोज़ कबल किया गया। $775 मिलियन के असलहे का ऐलान किया गया अमेरिका की जानिब से। और गुज़िश्ता रोज़ एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि अमेरिका की जानिब से प्रोवाइड किए गए असलहे के अंदर GPS गाइडेड एम्यूनिशन भी मौजूद हैं, और इस तरह का मॉडर्न वेपन, मॉडर्न इक्विपमेंट यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाएगा इस बार अमेरिका की जानिब से, कि बहुत सारे सरप्राइजेस मॉस्को को मिलने वाले हैं। खैर वो सरप्राइजेस तो क्योंकि अगले हफ्ते तक ये जो नई इमदाद का ऐलान किया है वो यूक्रेन को रिसीव हो गए मॉडर्न वेपन। उससे कबल है 24 अगस्त यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे, 6 माह मुकम्मल होने का दिन 24 अगस्त को। रूस की जानिब से क्या सरप्राइज यूक्रेन को दिया जाएगा, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।